देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम बात करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव की। तो फिर एक बार बोलते हैं कि एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स टू नंबर, एक एडजेक्टिव जो दर्शाता है नंबर को ऑफ नाउन्स, नाउन के नंबर को, इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो दर्शाता है नाउन के नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। और न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है, यानी नंबर जो होता है, संख्या जो होता है, दो ढंग से हम बताते हैं। एक 1 2 3 4 5 के रूप में, और एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रूप में। तो इस तरह से जो है सो न्यूमरल एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। देखिए मैंने लिखा है देर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब कौन भाग है भाई, तो देखिए पहला है, पहले तो है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। पहला डिफिनिट है और दूसरा क्या है, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। बहुत ही गौर से देखने का चीज है, क्योंकि इसमें जो है सो थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखिएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इसके पहले जो हम बताए थे क्वालिटेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, दोनों में कुछ समानता है और कुछ अंतर है। तो उसी समानता और अंतर को समझना है गौर से। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। नाम से स्पष्ट है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि निश्चित रूप से जानकारी हमें मिलती है उसके संख्या के बारे में, तब वह डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे डिफिनेशन के तौर पे मैंने लिखा है, उसको देखिए गौर से। ए न्यूमरल एडजेक्टिव विच डिनोट्स, एक न्यूमरल एडजेक्टिव जो दर्शाता है टू सर्टेन नंबर, एक निश्चित संख्या के बारे में, सर्टेन नंबर ऑफ ए थिंग, वस्तु के निश्चित संख्या के बारे में बताता है, कॉल्ड डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, निश्चित संख्या 4 है, 5 है, 10 है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है देयर आर 5 स्टूडेंट्स, तो यहां पर 5 जो है तो वो क्या हो गया, ये 5 जो है यह हो गया डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि 5 स्टूडेंट है, ये निश्चित है नहीं। उसके बाद जो है ही वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, यह भी सर्टेन है, यह भी निश्चित है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, यह भी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को बतलाता है। तो 1 2 3 4 5 हो या फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो, ये जो है सो बतलाता है डिफिनिट को। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को भी दो भागों में बांटा गया, देख रहे हैं, सब काइंड्स ऑफ डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। पहले तो आप समझ लीजिए कि न्यूमरल एडजेक्टिव को दो बांटा गया, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। और फिर डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है कार्डिनल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा है ऑर्डिनल डिफिनिट एडजेक्टिव। गौर कीजिएगा, कार्डिनल वाला जो है, कार्डिनल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव डिनोट्स सर्टेन नंबर, वह सर्टेन नंबर को बताता है, ठीक है, गिनती। नंबर मैंने क्या हो गया, गिनती 1 2 3 4। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc मैंने कर दिया है। तो जो सर्टेन नंबर को बताता है, निश्चित गिनती को बताता है, उसको कहेंगे कार्डिनल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। अब उसके बाद जो है सो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है भाई, तो ऑर्डिनल डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव डिनोट्स ऑर्डर। यह क्या बतलाता है, ऑर्डर को बतलाता है, क्रम को बतलाता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो इस तरह से जो है सो यह बतलाता है ऑर्डर। हाँ बोलिए। देखिए ऑर्डर का एक वर्ड का अलग अलग सेंस में अलग अलग ढंग से जो है सो प्रयोग होता है। ऑर्डर माने आज्ञा देना भी होता है, ऑर्डर माने नहीं कहता है क्रम, ये इसको इस ऑर्डर में रख दो, नहीं कहा जाता है कि इस सामान को इस ऑर्डर में रख दो। तो ऑर्डर मतलब क्रम भी होता है, ऑर्डर माने आज्ञा देना भी होता है, ठीक है।
हाँ, एक वर्ड का प्रयोग अलग अलग सेंस में अलग अलग ढंग से होता है। कभी नाउन के रूप में भी हो सकता है, कभी वर्ब के रूप में हो सकता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। तो जैसे से अलग अलग पार्ट्स उपस्थित के भी अर्थ में परिवर्तन आता है, और एक वर्ड का अलग अलग सेंस में अलग अलग अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर माने क्रम का सेंस है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि वह जो ऑर्डर को बताता है, क्रम को बतलाता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनल। देख रहे हैं, ऑर्डिनल, ऑर्डर से ही बना ऑर्डिनल। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में अंतर भी बता दिए हैं। देखिए, इधर लिखे हैं कार्डिनल, इधर लिखे हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल में मैंने लिखा है वन बॉय, यहाँ है फर्स्ट बॉय। फाइव स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये फाइव स्टूडेंट क्या हो गया, कार्डिनल। और ये क्या हो गया, ऑर्डिनल। 20 टीचर्स, 20 शिक्षक, 20 टीचर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा ऑर्डिनल सिंगुलर होता है। मतलब फिफ्थ स्टूडेंट यदि बोल रहे हैं तो पांचवा विद्यार्थी। यहाँ 5 विद्यार्थी, यहाँ 5 स्टूडेंट्स होना चाहिए, यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स होना चाहिए। 5 क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा। 5 स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ फिफ्थ स्टूडेंट यानी 5वां विद्यार्थी, ये हमेशा सिंगुलर होता है। फिर 20 टीचर्स, यहाँ 20th टीचर यानी 20वां टीचर। देखिए नीचे मैंने लिख भी दिया नोट में, 1 को छोड़कर सभी कार्डिनल प्लुरल होते हैं। अब ये तो सिंगुलर होगा, 1 है। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हो गए वो सभी क्या होंगे, होंगे ना। और सभी ऑर्डिनल सिंगुलर होते हैं, और ये ऑर्डिनल जितने भी होंगे वो सब क्या होते हैं, मतलब क्या, पांचवा लड़का खड़ा गया है, 5वां लड़का इधर, तो 5वां लड़का यदि बोलेंगे तो कोई एक लड़का ही आएगा, 5 लड़का तो नहीं आएगा। इसीलिए यह हमेशा क्या होता है, आपको क्या क्या आवाज कट के आ रहा है, तो हम तो छत पर ही हैं, और ठीक ठाक हो जाएगा आवाज। बीच बीच में कोई हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अब ठीक आ रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, और अब हमको लगता है कि आप डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव समझ गए होंगे। मैंने बताया, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को जो है सो हम कहते हैं कि वह एडजेक्टिव जो डिनोट्स करता है सर्टेन नंबर को, है ना। और इसको बताने के लिए दो ढंग का वर्ड हम लोग लेते हैं। तो दो ढंग के वर्ड लेते हैं, इसलिए इसको दो काइंड्स में बांटा गया है, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल होता है काउंटिंग इंडिकेट करता है, नंबर को इंडिकेट करता है। और ये ऑर्डिनल जो होता है वह डिनोट करता है ऑर्डर को, क्रम को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल आपने देखा, और यहाँ पर इसके फीचर के बारे में बता दिया कि 1 को छोड़ के सारे प्लुरल होते हैं, और इसमें सारे के सारे प्लुरल होते हैं, सॉरी सिंगुलर होते हैं। तो इस तरह से जो है सो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हम लोग देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। बहुत ही गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हल्का सा भी रहेगा, तब आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो एग्जांपल उसमें था वो एग्जांपल इसमें भी रह सकता है। चलिए देखते हैं, डिफिनेशन को देखते हैं पहले कि ए न्यूमरल एडजेक्टिव, a numeral adjective which denotes indefinite number of a noun। जो नाउन के अनिश्चित संख्या, इसमें था सर्टेन नंबर, इसमें क्या था देखिए ध्यान दीजिए, इसमें मैंने क्या लिखाया था, सर्टेन नंबर, देख रहे हैं ना, ये था सर्टेन नंबर। और यहाँ क्या है, यहाँ सर्टेन के जगह पर क्या है, इंडिफिनिट। इसमें संख्या की निश्चितता नहीं होगी, 4 है, मान लिया कुछ टीचर इधर आइए, तो कुछ टीचर में कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, कुछ पता नहीं है। तो इंडिफिनिट नंबर को बताता है ये, नाउन के देख रहे हैं, ए न्यूमेरल एडजेक्टिव विच डिनोट्स इंडिफिनिट नंबर ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड इंडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव।
अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको याद होगा मैंने उधर लिखा था क्वांटिटेटिव में, क्या लिखा था, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। यहाँ क्या मैंने लिखा है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मेनी, सेवरल, सम, ठीक है, फिर है इनफ, मोस्ट, है ना। ये सब मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अभी और क्लियर करते हैं इसको हम। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए दोनों में अंतर यह है कि उसमें क्या था कि अनकाउंटेबल नाउन बाद में आ रहा था, और इसमें क्या होगा, काउंटेबल नाउन बाद में आएगा, यही ध्यान रखना है। जैसे कि उसमें हम बताए थे, चलिए पहले हम इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं बढ़िया से। फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश, मतलब मेरे पास इंग्लिश का नहीं के बराबर यानी किताब नहीं है। फिर है ए फ्यू, थोड़ा, आई हैव ए फ्यू बुक्स इन माय बैग, मतलब मेरे बैग में बहुत मुझे थोड़ा किताब। द फ्यू लगा हुआ है तो थोड़ा लेकिन सब। राम हैज द फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, राम के पास थोड़ा ही पैसा है लेकिन जो है सो सब इतना है। उसी तरह से जैसे कि हमने लिखा था लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो उसी तरह से उसमें इसका भी अर्थ होता है, दोनों का सेम अर्थ होता है। अंतर यही होता है कि इसका प्रयोग करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ, और उसका प्रयोग हम लोग किए थे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसका एग्जांपल मैंने बताया था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में, और यहां पर हम बता रहे हैं इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। फिर यहां पर देखिए मेनी, तो वेन द नंबर आर मोर देन 8 to 10, जब 8-10 से अधिक संख्या होता है तब हम लोग मेनी का प्रयोग करते हैं। मेनी माने भी कई होता है, बहुत होता है, और सेवरल माने भी कई या बहुत होता है। वेन द नंबर आर लेस देन 8 और 10, 8 से 10 की संख्या से कम होती है तो सेवरल का प्रयोग करेंगे, और 8 और 10 की संख्या से अधिक होता है तो मेनी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कई शिक्षक मेरे घर आए, तो यदि कई शिक्षक में यदि संख्या 8 से 10 से कम है तो सेवरल का प्रयोग करेंगे। सेवरल टीचर्स केम इन माय हाउस, और यदि 8-10 की संख्या अधिक है तो मेनी टीचर्स केम इन माय हाउस। बात समझ रहे हैं ना, मेनी और सेवरल में अंतर को समझे ना। अब बात कर रहे हैं सम का। सम माने भी कुछ होता है। बिफोर अफर्मेटिव सेंटेंस काउंटेबल प्रोनाउन से पहले इसका प्रयोग करते हैं। बिफोर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले, समझिए क्या लिखे हैं, सम का प्रयोग कहां करेंगे, बिफोर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब क्या समझ रहे हैं, असर्टिव का दो काइंड्स मैंने बताया था ना, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। बिफोर अफर्मेटिव सेंटेंस काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो यहां पर काउंटेबल प्लूरल नाउन ये हो गया, सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिर एनफ, एनफ पीपुल हैज कम, मोस्ट बॉयज आर जेंटिल। तो ये जो एनफ माने हो गया पर्याप्त लोग, कई लोग। मोस्ट बॉयज माने भी मतलब सबका सेंस कई के सेंस है, लेकिन किसी से किस संख्या का बोध नहीं होता है, इसलिए क्या कहलाता है, न्यूमरल। तो निश्चित संख्या का बोध इससे भी नहीं हो रहा है, और निश्चित संख्या का बोध क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो हमने बताया था आपको, देखना है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इससे भी नहीं होता है। अंतर दोनों में यह है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। यही ध्यान रखना है, दोनों में मुख्य रूप से यही अंतर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है सो समझ में आया होगा। आज जो मैंने काफी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर था न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। न्यूमेरल एडजेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव में
के बाद जो है सो हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम छोड़ दे, किसी को उसको देख ले, देख लेते हैं। अभी कितना टाइम हुआ है? 20 हुआ है। चलिए तो इसको देख ही लेते हैं ऐसे। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो नाम ये डिमॉन्स्ट्रेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हुआ जैसे इंडिकेट करना, दर्शाना, दिखाना, बताना, है ना? क्या हुआ, ये सब वो सब। तो देखिए डिफिनेशन के ऊपर गौर कीजिए, कह रहा है एन एडजेक्टिव यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स ए नाउन, एक एडजेक्टिव जो प्रयोग किया जाता है दर्शाने के लिए टुवर्ड्स ए नाउन, नाउन की ओर, इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव जो प्रयोग किया जाता है इंडिकेट, दर्शाने के लिए टुवर्ड्स ए नाउन, नाउन यानी कि यह, वह, ये सब, वो सब, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी जो है सो दो भागों में बांटा गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये हो गया। इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया सम, एनी, सर्टेन, क्या, SUCH। सच माने ऐसा नहीं होता है। सम, एनी, ए सर्टेन, फिर सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये सब जो है सो इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो है सो यहां पर देख लीजिए, सबका एग्जाम्पल मैंने दिया है। दिस बुक इज ब्लैक, दिस बुक इज ब्लैक, यह किताब काली है। तो यहां पर दिस क्या आ गया? डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया। रेड, ये सभी किताबें लाल है, दीज आ गया डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच ए पिक्चर, ऐसा तस्वीर, सच पिक्चर्स, ऐसा, ऐसे तस्वीरें। सच मिल्क, ऐसा दूध। द सेम गर्ल, वही लड़की। द सेम गर्ल्स, वही लड़कियां। द सेम इंक, वही इंक। यानी कि लिखा हुआ है सच या सेम का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हो सकता है। सच का प्रयोग, देख रहे हैं, सच का प्रयोग जो है और प्लूरल के साथ हो रहा है। सच ए पिक्चर, सच पिक्चर्स, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो रहा है। द सेम गर्ल, द सेम गर्ल्स, वही यहाँ पर लिखा गया है कि सच और सेम का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन के साथ होता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, ये यहाँ पर आ गया। अब इधर देखिए इंडिफिनिट में कि सम, ये अज्ञात को, ये अनिश्चित को बताता है। सम माने कुछ, तो सम बॉयज इज नोकिंग एट द डोर, कुछ सम बॉयज होना चाहिए, बॉय लिखा हुआ है, उसको बॉयज कर दीजिए। सम बॉयज आर, सम बॉयज आर एट द डोर, कुछ बच्चे दरवाजे खटखटा रहे हैं। सम मिसेज रेखा इज वेटिंग फॉर यू, यहां पर सम का मतलब हो गया कोई, कोई मिसेज रेखा जो है वह आपका इंतजार कर रही है। दूसरे से एनी,
कोई एनी बॉय कैन डू दिस वर्क, कोई बच्चा इसे कर सकता है। यू कैन सिट इन ए कोचिंग, तुम किसी कोचिंग में पढ़ सकते हो। ये था अनसर्टेन के बाद, अब ये सर्टेन की बात हो रही है। लेकिन अज्ञात, आई मेट ए सर्टेन पर्सन स्टडी, मैंने एक खास व्यक्ति को कल मिला, लेकिन वो खास व्यक्ति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, इसलिए इसका नाम इंडिफिनिट है। ए सर्टेन गर्ल हैज कॉल्ड यू, एक कोई खास लड़की तुम्हें बुलाया। अदर है, फिर अदर के सेंस में है, दूसरा या अन्य के सेंस में। द अदर वॉइस, द अदर बॉय, तो ये सब जो है सो इंडिफिनिट, ये से निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको इंडिफिनिट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे बहुत डिटेल में जाने खास आप जो है समझ लीजिए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। और भी इसको और डिटेल किया गया है कि दो डिफिनिट डिफिनिट को। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस पेज में दिया है इंडिफिनिट को और थोड़ा डिटेल किया है। इंडिफिनिट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल, जैसे अनदर, तो अनदर का अर्थ होता है एक और, एक और या एक अतिरिक्त के सेंस में। देख रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आपको एक और, एक अतिरिक्त चाय का प्याला चाहिए, पसंद करेंगे। आई वांट टू बाई अनदर मोबाइल, मैं एक अन्य मोबाइल। तो इस तरह से जो है तो अनदर का प्रयोग जो है सो एक और के अतिरिक्त के सेंस में हम लोग करते हैं इंडिफिनिट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब देखिए नोट में लिखा है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। फिर है अनदर का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होता है। निम्न वाक्य गलत है। आई डू नॉट वांट अनदर बुक, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव में ही होता है और ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये क्या है, गलत है। फिर है आई डू नॉट वांट एनी अदर बुक, तो ये सही है, क्योंकि यहां पर निगेटिव रहेगा तो एनी अदर का प्रयोग करेंगे, और यदि पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो एनी अदर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर निगेटिव है तो एन अदर का प्रयोग गलत हो गया, इसलिए इसको काट दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर अनदर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है यदि कहीं पर लिखना होगा तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है सो आप इसको लिख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके आप लिख सकते हैं अनदर 5 years, ठीक है। अनदर हो गया, 5 हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव, और ईयर्स हो गया प्लूरल हो गया। एनी अदर के सेंस में कोई अन्य, किसी अन्य। ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन क्लास, वह किसी अन्य बच्चे से क्लास में अच्छा है। उसे तो नो अदर, कोई अन्य नहीं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राहुल, इस सब का प्रयोग जो है सो आप लोग जब डिग्री हम पढ़ाएंगे तब डिग्री में भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, तो बहुत डिटेल से। तो इस तरह से हमने चर्चा किया आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, और चर्चा किया हम न्यूमरल एडजेक्टिव की। तो इस तरह से 11th के क्लास को हम स्टॉप करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं 12th वाले का, ठीक है। फिर 12th का हम बात करते हैं। एंड अरे जो मेरा ड्यूटी है उसको तो हमको करना ना है, अब नहीं जुड़ा हुआ है तब क्या करें। अब आप लोग के क्लास में भी मात्र 2 आदमी जुड़े हुए हैं। कभी कभी तो इच्छा करता है कि जो क्या इसको मतलब करें, लेकिन फिर भी जो ड्यूटी है उसको हम करते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं। विद्यार्थी अपना ड्यूटी नहीं निभाता तो हम क्या कर सकते हैं। विद्यार्थी को समझना चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चा सब जो काफी कॉन्शियस स्टूडेंट था, वो लोग भी जो है क्लास, जिसको हम लोग समझते थे कि नहीं कॉन्शियस स्टूडेंट, वो सभी लापरवाही बरत रहे हैं। तो
तो वही बात है ना, क्लास में वही ना बात है। अच्छा, और टीचर लोग कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं? यूट्यूब पर डालते हैं? यूट्यूब पर तो हम बहुत डाल रहे थे, इस बीच में हम नहीं डाल रहे हैं। यूट्यूब पर हम आज बेला प्रयास करेंगे हम डालने का यूट्यूब पर। चलिए, देखिए आप आते हैं 12th वाले पर, ठीक है। देखिए, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेंटेंस टाइप्स की, ठीक है ना। तो सेंटेंस टाइप की इसके पहले भी मैंने बात किया था, थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, रिवाइज भी कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं और यूज के अनुसार सेंटेंस के 6 काइंड्स होते हैं, जिसका डिस्कशन हमने पहले किया है। तो पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस की। ऐसे इसको मैंने कल बताया था, ए सेंटेंस दैट कॉन्टेंस, एक वाक्य जो रखता है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसकी चर्चा मैंने कल किया था। वह सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के, वह सेंटेंस या वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार बदल जाता है तो फाइनाइट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, आई गो टू पटना, सी डज नॉट यूज ए मोबाइल, डू यू लाइक मी, प्लीज गिव मी योर पेन, स्टैंड अप ऑन द बेंच, डू यू ड्रिंक कॉफी, आई वॉक 4 miles एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ही गोज। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट है, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। और उससे आगे जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है और आरडब्ल्यू भी है, किसी में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो भी वह सिंपल सेंटेंस होगा। और कम से कम देखिए यहाँ पर कम से कम सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, तो ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसको भी मैंने कल बताया था कि ए सेंटेंस हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंड बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस हम कहते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है, जो जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया। इसके अलावा भी है एट है, शो है, इसके अलावा भी है कोरिलेटिव कंजंक्शन जो मैंने बताया था, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब भी होता है इसमें। उसके जो जुड़ा हुआ वाक्य होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, ही इज फेमस, सी इज फेमस, वो प्रसिद्ध है, एट फिर भी, सी इज वेरी हम्बल, वो बहुत विनम्र है। आई शॉ माई टीचर बट ही डिड नॉट सी मी, मैंने अपने शिक्षक को देखा लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बट लगा हुआ है, एट लगा हुआ है, ये जोड़ रहा है, और ये दोनों इक्वल रैंक का है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज है। देख रहे हैं, ये सेंटेंस हैज 2 इंडिपेंडेंट ज्वाइंड बाई, तो इंडिपेंडेंट क्लाउज। सो ही वेंट टू द स्टोर, ताकि दूध लेने के लिए गया, सो वह दुकान गया। आई कम टू हिज ऑफिस ऑन फ्राइडे और सैटरडे ऑफ नेक्स्ट वीक, राकेश ने कहा कि मैं अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवार को ऑफिस आ सकता हूँ। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, फोर आई वांटेड टू बाई सम गुड्स, मैं बाजार गया, मुझे कुछ गुड्स को खरीदना था। माई टीचर इज टीचिंग, मेरे टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, एंड माई फादर इज प्रिपेयरिंग टू ऑफिस, और मेरे पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंड, ये सारा जो है सो इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो
को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इतना तक की चर्चा हमने कल किया था। आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है सो जान लीजिए। ए सेंटेंस कॉन्टेन्स, एक वाक्य जो रखता है एन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज। उसमें क्या था, उसमें दोनों को दोनों क्लाउज जो था वह इंडिपेंडेंट था और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ था। इसमें एक कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लाउज होगा और वह जुड़ा रहेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोग बता चुके हैं, हम लोग एज हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, आफ्टर हो गया, ऑल्दो हो गया, इफ हो गया, और भी बहुत सारा है। कंजंक्शन चैप्टर में देखेंगे कि देखे होंगे, मैंने बताया डिटेल से। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो वह कंप्लीट होगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, इससे स्पष्ट होगा। ऑल्दो द फार्मर इज रेडी, यद्यपि किसान तैयार है। द ग्राउंड इज स्टिल टू वेट टू प्लो, फार्मर तैयार है लेकिन ग्राउंड जो है, जमीन जो है अभी भी भींगा हुआ है जुताई के लिए। प्लो मैंने खेत जोतना, तो खेत जुताई के लिए अभी भी मतलब किसान तैयार है लेकिन खेत तैयार नहीं है। वेनिवर, जब कभी भी, प्राइस गोज अप, जब कभी भी कीमत बढ़ता है। कस्टमर बाई लेस प्रोडक्ट, तो कस्टमर जो होता है, ग्राहक जो है, वह कम सामान खरीदता है। यहां पर भी देख रहे हैं वेनिवर, ये जो है सो क्या हो गया, वेनिवर प्राइस गोज अप, ये जो है हो गया, वह हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये हो गया, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एज सुन एज, ये भी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एज सुन एज माई फादर अराइव्स, जैसे ही मेरे पिताजी आते हैं। माई मदर विल स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट मी, मेरी माँ मेरे बारे में शिकायत करना शुरू कर देती है या शुरू कर देगी। तो ये जो है सो यह भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। यह एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये प्रिंसिपल क्लाउज है। इसके बाद हम लोग क्लाउज पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगी बात। आई लर्नड हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, मैंने सीखा है कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करे, कैसे चलाएं। बिकॉज, क्योंकि, आई लेवर्ड हार्ड, क्योंकि मैंने परिश्रम किया है। तो यहां पर भी आप देखिए कि यह बिकॉज से लगा हुआ सेंटेंस जो होगा वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये क्या है, ये जो है सो प्रिंसिपल क्लाउज है। डोंट लीव द क्लास, क्लास को लीव मत करो, छोड़ो नहीं। until your friend arrives, जब तक कि तुम्हारे दोस्त नहीं आ जाते हैं तुम क्लास को मत छोड़ो, क्लास में रहो। तो यह सेंटेंस until हो गया। डोंट लीव द क्लास, ये पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और until से जुड़ा हुआ है ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अराइव्स है ARRIVES, अराइव्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने समझा। सिंपली ध्यान में रखना है कि कंपाउंड सिंपल सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। कंपाउंड सेंटेंस दोनों प्रिंसिपल क्लाउज होगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रह सकता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज उसी को कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब चौथा काइंड है, नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम से ये स्पष्ट है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों है। तो दोनों है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का गुण इसमें होगा। कैसे क्या है सो देख लीजिए। ए सेंटेंस विच कॉन्टेन्स, एक वाक्य जो निहित रखता है एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लाउज है। कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लाउज था सिर्फ और सिर्फ,
और वह जुड़ा हुआ था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ए सेंटेंस विच कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लाउज, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा। डिपेंडेंट क्लाउज मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, और इंडिपेंडेंट क्लाउज मतलब कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि दो, कम से कम क्या रहेगा, कम से कम दो, दो से अधिक भी हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लाउज, और कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है डिपेंडेंट क्लाउज होगा, उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, दो तीन एग्जांपल मैंने लिया है। माई सन डज नॉट लाइक कार्टून, मेरा बेटा कार्टून पसंद नहीं करता है, बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर देखिए, ये जो है माई सन डज नॉट लाइक कार्टून, ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, जिसको पीसी भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं। और यह भी हो गया प्रिंसिपल, ये भी हो गया पीसी। और ये क्या हो गया, बिकॉज के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्या हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये हो गया एससी। तो दो पीसी हो गया, एक एससी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए, सी लाइक्स टू स्लीप, सी लाइक्स टू स्लीप बट सी कैन गेट अप अर्ली। अब यहां पर जो है सो ये सेंटेंस जो है, यह जो है एक हो गया, एक क्लाउज ये हो गया, और एक क्लाउज ये हो गया, और ये दोनों क्लाउज जो है सो आप देख सकते हैं बट से जुड़ा हुआ है। और बट क्या होता है, बट जो है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल रैंक का है, दोनों पीसी, यह भी पीसी है यानी प्रिंसिपल क्लाउज यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज, और यह भी पीसी है यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज। और ये इससे लगा हुआ सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज कहिए इसको। तो इस तरह से जो है सो दो पीसी और एक एससी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस हुआ ये। उसी तरह से इसमें आते हैं, क्या है, यूजुअली आई टेक ए वॉक एवरी डे, अक्सर मैं सुबह में प्रत्येक दिन टहलने जाता हूं, वाइल द सन सेट्स, जब सूर्यास्त हो जाता है, सॉरी, यूजुअली आई टेक ए वॉक एवरी डे, हाँ मैं प्रत्येक दिन टहलने जाता हूं सूर्यास्त होने के बाद, बट इट वाज रेनिंग टूडे, लेकिन आज वर्षा का समय है, तो आज मैं नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब हुआ है ना। तो यहां पर देखिए, यूजुअली आई टेक ए वॉक एवरी डे वाइल द सनसेट, बट अब यहां पर देखिए कि यूजुअली आई टेक ए वॉक एवरी डे, ये जो है सो ये एससी है, ये जो यहां से यहां तक है ये क्या हो गया, ये एससी है, ये एससी है, और ये जो है सो, ये जो है सो क्या हो गया, ये जुड़ा हुआ है दोनों वाक्य बट से, तो ये हो गया पीसी, ये हो गया पीसी। तो यह दो पीसी है, एससी है, तो यह भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड, टेम्परेचर नीचे गिरा है, गिर गया है, एंड इट्स वाइंडी आउटसाइड, और वाइंड से वाइंडी बना, हवा चल रही है बाहर में, तेज हवा चल रही है बाहर में, सो वियर ए जैकेट, इसलिए जैकेट पहनो। तो यहां पर जो है सो देख लीजिए, टेम्परेचर है ड्रॉप्ड, ये दोनों सेंटेंस जो है सो पीसी है, एंड से लगा हुआ है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो जुड़ा हुआ रहेगा वो दोनों पीसी होगा, यह भी पीसी है और यह भी पीसी है, यह भी यहां तक क्या है, पीसी है, और ये क्या हो जाएगा, ये एससी है, ये एससी है। तो दो पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज को ही इंडिपेंडेंट क्लाउज और एस को डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं।
तो ये दो क्या हो गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो यही चीज है ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, कि एक वाक्य जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज रहना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया सब में लागू होता है, इसलिए ये सारा एग्जाम्पल था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है सो हम अब अगले दिन क्लाउज को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो हम क्लास को आज स्टॉप करते हैं। ये सारे का जो है सो मतलब मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, आप उसको देख लीजिएगा, उस पर बढ़िया से उतार लीजिएगा। ओके।